नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कृपाल शो। आप सबको मेरी तरफ से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर को पूरा भारत देश महात्मा गांधी जी और हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सेलिब्रेट और कमोमरेट करते हैं। आज इस मुद्दे पे बात करना क्यों ज़रूरी है, मैं इसको लेके कुछ बात करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को लेके तो हमारा कंट्री पूरी तरीके से यूनाइटेडली बात करता है। हमको उनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलती है। जो आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिवीजन दिखता है वो महात्मा गांधी जी को लेके दिखता है। जैसे देखो, सम कॉल महात्मा गांधी शुड नॉट बी कॉल्ड इज द फादर ऑफ इंडिया, वेदर ही शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान। बहुत लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, वो प्रो मुस्लिम्स थे। और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ देखी जाती है महात्मा गांधी जी को लेके वो ये है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को महात्मा गांधी जी ने बचाया नहीं। जब भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था तो भगत सिंह को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की। चलो, इतने सारे मिथ्स और रियलिटी को लेकर हम बात करते हैं। एज ए स्टूडेंट के तौर पे हम हिस्टोरिकल सेंस में देखना चाहेंगे। हम प्रोपेगेंडा सेंस में बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने वीडियो को कई भागों में डिवाइड किया है, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस पॉसिबल होते हैं मैं उन सबको लेके बात करूंगा। तो सबसे पहला जो जो महात्मा गांधी को लेके ये है, क्या महात्मा गांधी जी वाकई मुस्लिम सपोर्टर थे? क्या वो एंटी हिंदू बातें करते थे? क्या उन्होंने महात्मा गांधी जी की वजह से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ? चलो देखते हैं इस बात को। सबसे पहली बात ये कि खिलाफत मूवमेंट जो कि 1920 और 19 के आसपास हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम्स के खिलाफत वाले इशू को सपोर्ट किया, तो उसके पीछे कारण ये नहीं था कि महात्मा गांधी जी हिंदूज के विरोध में बात कर रहे थे, बल्कि उसके पीछे कारण ये था, महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अगर ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे तो हम स्ट्रांगली अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी वंस सेड इन 2020 दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज इंडिया, एंड इफ वन आई इज इंजर्ड देन ब्राइड बिकम्स द अगली। सो महात्मा गांधी स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में एक में रहना चाहिए। दूसरा, महात्मा गांधी जी ने जब 1910 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, तब भी महात्मा गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम्स को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और जब हमारा देश डिवीजन और पार्टीजन के प्रॉब्लम से गुजर रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, पूरे देश में दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, उस दौरान महात्मा गांधी जी ने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो लगातार जहाँ पे भी कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे थे वो लगातार फास्ट कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों को कम्युनल वायलेंस को छोड़ के शांति से जो भी चीज़ें पॉलिटिकली डिसाइड की गई हैं उनको एक्सेप्ट। कई सारे ब्रिटिश वॉइसरॉय ने भी उस दौरान बोला था कि महात्मा गांधी जी लाइक अ वन मैन आर्मी। और ये देखो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यस महात्मा गांधी जी का सिम्पैथेटिक एंगल मुस्लिम्स के लिए था, तो उसमें गलत क्या होता है? अगर आप मॉडर्न सोशल जस्टिस थ्योरी पढ़ेंगे तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं उनके प्रोटेक्शन में बातें की जाती है, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फ्री सपोर्ट कर रहे हैं, प्रो मुस्लिम्स बातें कर रहे हैं, प्रो मार्जिनलाइज सेक्शन बातें कर रहे हैं। इट्स नॉर्मल थिंग। और दूसरी बात है कि भाई जो मेजॉरिटी थी उस दौरान, और आज भी मेजॉरिटी हिंदूज थे, तो मेजॉरिटी वाले लोगों से कोशिश की जाती है कि वो रेस्टेंट डिस्प्ले करें। दोनों ही जगह पे कोशिश की जाती है। गांधी जी ने दोनों ही धर्मों के चरमपंथी फंडामेंटल लोगों को, फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग वाले लोगों को बोला कि भाई यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज वायलेंस। तो ये मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। और महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट एक हिंदू थे जिन्होंने उनकी हत्या की, हम नो डाउट कह भी सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया। दूसरे अगर सेक्शन की तरफ बात चलें कि क्या भगत सिंह को महात्मा गांधी जी ने जानबूझ के नहीं बचाया, देखते कैसे। देखो, बात ऐसी है कि 1920s के बाद में भारत में रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज काफ़ी राइज में देखने को मिलती हैं, क्योंकि 1921 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में वो सडनली रोक दिया। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। सब लोगों को लग रहा था कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स करें ना करें, क्या उसका भविष्य हुआ क्या नहीं हुआ, ऑल वर बिकम कन्फ्यूज। तो उस दौरान हमारे देश के बहुत सारे जो यंग यूथ थी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव,
राम प्रसाद बिस्मिल, कई सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन को भी फॉर्म किया। और वो उस दौरान रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो कि सोशलिज्म की बात करते, जो इक्वलिटी की बात करते, दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो भगत सिंह जैसे कई युवा नेताओं का मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स डू नॉट रूल एज पर द डेमोक्रेटिक एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दे रूल द कंट्री इन टोटली एक्सप्लॉइटेटिव मेथड्स। तो उसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि वायलेंस का जवाब उनको वायलेंस से देना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ था कि 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने दिल्ली जो पार्लियामेंट थी हमारी, उसमें असेंबली में बॉम्ब को थ्रो किया। उनका मारने का मकसद किसी को भी नहीं था, दे जस्ट वांटेड टू गिव अ पॉलिटिकल मैसेज। इस वजह से तीनों अपना वो भागते नहीं है बॉम्ब को फेंकने के बाद में, और वो सीधा सरेंडर करते हैं, क्योंकि वो दे वांटेड टू गिव अ मैसेज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग द जस्टिफाइड डिमांड्स ऑफ द इंडियंस। तो अब देखते हैं कि फाइनली 1930 में ऐसा हुआ था कि भारत में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की सॉल्ट मार्च के दौरान, जिसमें गांधी जी ने बोला कि साल्ट जैसी जो कि एक बेसिक नीड्स होती है, सरकार ने उसको भी मोनोपोलाइज कर रखा है, मोनोपोली बना रखी है, और लोग उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना टैक्स के। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो 1930 से लेके 31, जो कि उसका पहला फेज था, तब शुरू हुआ वो। अब उस दौरान लाखों लोगों को जेल में सरकार ने डाला। सरकार ब्रूटली मूवमेंट को सप्रेस कर रही थी। अब उसी दौरान फाइनली गवर्नमेंट और महात्मा गांधी के बीच में एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है, दैट इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। तो अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था, और भगत सिंह की फांसी से जस्ट 18 दिन पहले वो एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसमें सबसे मेन बात आती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उनका अपर हैंड था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिंपल बात है, गांधी जी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेता थे, हमारे लिए काफी उनका रोल था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए महात्मा गांधी एक अपोजर के तौर पे थे, और वो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं थे। वो अलग बात है कि महात्मा गांधी जी का दबाव था, इसलिए सरकार को कई मामलों में उनसे बातचीत करनी पड़ती थी। अब 1930 में भगत सिंह की फांसी 1 साल पहले ही होने वाली थी, 1930 के आसपास ही, पर महात्मा गांधी ने वायसरॉय लॉर्ड इरविन से बोला कि भाई आपको फांसी को पोस्टपोन करना चाहिए, ताकि हमें और वक्त मिले, ताकि लीगली और भी जो भी चीज पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उनको ट्राई किया जा सकता है। तो 1 साल सस्पेंशन महात्मा गांधी जी के कहने पे हुआ। लास्ट में महात्मा गांधी जी ने कई बार लेटर्स लिखे, इवन लास्ट लेटर भी महात्मा गांधी ने 23 मार्च 1931 को लिखा, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी ने बोला कि भाई दीज आर द यंग यूथ, उनका तरीका भले ही गलत हो सकता है, लेकिन जो उनका कॉज है वो सोशल कॉज है, वो कोई पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी नहीं की है। लेकिन सरकार भगत सिंह से डरी हुई थी। पंजाब के कई सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, पंजाब के जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे, ब्रिटिश कमांडर्स थे, उन सब ने सरकार को वार्न किया था कि अगर सरकार ने भगत सिंह को छोड़ा तो हम पूरी तरीके से रिजाइन कर देंगे और वी वुड बिकम ऑन द स्ट्राइक एंड फास्ट। दूसरी बात है, सरकार ने असेंबली बॉम्ब कांड के लिए भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं दी थी। सरकार ने 1928 का जेपी सॉन्डर्स हत्याकांड, मसैकर वाला वो वाला केस ओपन किया, और सरकार भगत सिंह को लेके इस तरीके से टेरराइज थी कि उनका मानना यह था कि अगर भगत सिंह जीवित रहेगा तो वो आगे और भी यूथ को इंस्पायर करेगा, इंस्टिगेट करेगा, जो कि ब्रिटिशर्स को संभालना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो महात्मा गांधी जी ने कोशिश की थी, लेकिन हमको ये समझना चाहिए ना भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अपर हैंड पे थी। वी वर अ कॉलोनी, वी वर अ स्लेव कंट्री, और ब्रिटिशर्स को हमको कोई डेमोक्रेटिकली थोड़ी बातें करनी होती थी। तो कुल मिला के महात्मा गांधी ने कोशिश की थी। इवन सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था कि महात्मा गांधी डिड नॉट ट्राई देयर बेस्ट। तो वो ठीक है, हम उस बात को डिनाई नहीं कर सकते, डिबेटेबल है कि कितनी कोशिश की जानी चाहिए, कितनी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से ये कह देना कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के भगत सिंह को नहीं बचाया, तो मेरे हिसाब से वो ऐतिहासिक भूल होगी। इवन भगत सिंह ने भी 1930 में एक अपने लेटर में जिक्र किया है कि आई रेस्पेक्ट गांधी जी, बट आई डोंट एग्री द मेथड्स द गांधी यूज्ड इन द स्ट्रगल। तो वो एक अलग चीज है। तो हमको थोड़ा रुकना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठहरना चाहिए। हमको एक कंप्लीटली स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि महात्मा गांधी ने तो जानबूझ के भगत सिंह को बचाया नहीं। लेकिन जब तुम पढ़ोगे, महात्मा गांधी जी ने कई लेटर्स लिखे थे। खुद वायसराय ने भी ये इस बात को एडमिट किया था कि महात्मा गांधी जी ने पूरी दम लगाई, लेकिन मैं आई वॉज लीगली डायरेक्टेड फ्रॉम माई अपर सीनियर्स दैट यू कैन नॉट गिव द मर्सी टू भगत सिंह। तो ये मेरे हिसाब से मैटर ऐसा है कि इसको लोगों को लेकर और पढ़ना चाहिए।